हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों शुरू करते हैं 6 और 7 अप्रैल के करंट अफेयर। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 2 दिन के करंट अफेयर। सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं 5 अप्रैल के प्रश्नों का। तो हजीरा बंदरगाह ये काफ़ी चर्चा में रहेगा क्योंकि ये जो दीव है उससे कनेक्ट करेगा एक क्रूज के माध्यम से दीव से हजीरा को। हजीरा जो है ये सूरत में स्थित है, सूरत गुजरात में। भारत का तैरता हुआ सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र ये बनने वाला है कहाँ पर? तेलंगाना में। तो ये भी याद रखना आप। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में अमित चड्ढा नियुक्त किए गए हैं। अमित चड्ढा पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेज़बानी करेगा उज्बेकिस्तान, ठीक है। और हाल ही में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये हैं उर्जित पटेल जी को, ठीक है। तो याद रखना उर्जित पटेल। और हाल ही में किस संस्था ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 नामक जो रिपोर्ट है जारी किया है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया के द्वारा। इन प्रश्नों को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप 5 अप्रैल का जो वीडियो है उसको वॉच कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पश्चिमी मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय है कहाँ पर? जबलपुर में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है उसको लेते हैं। क्वेश्चन होगा कि बायजू एक एजुकेशनल ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बायजू ने हाल ही में एक अधिग्रहण किया है कि ताकि जो इसका ऑनलाइन एजुकेशन है उसको ऑफलाइन भी किया जा सके और उसकी जो परिधि है, जो क्षेत्र विस्तार है वो किया जा सके। तो बायजू ने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को अधिग्रहित किया है। तो सही जवाब ऑप्शन ए है यहाँ पर। तो देखिए, देश में शिक्षा क्षेत्र की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टार्टअप कंपनी बायजूस ने 5 अप्रैल को कहा कि उसने आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड AESL का अधिग्रहण कर लिया है। और ये जो अधिग्रहण हुआ है वो नियर अबाउट 1 अरब रुपए में हुआ है। बायजू का यह अब तक का सबसे बड़ा अधिग्रहण है और इसका जो मकसद है वो है ऑफलाइन क्षेत्र में भी अब बायजू जो है वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है। बायजू के बारे में अगर बात करें तो बायजू एक इंडियन मल्टीनेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु कर्नाटका। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। किसके द्वारा? बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ के द्वारा। तो फिलहाल यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें लगभग 9,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं 2020 के आंकड़े के मुताबिक। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो याद रखना, बायजू रविंद्रन और दिव्या गोकुलनाथ ने 2011 में इसकी स्थापना की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी ने अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है? तो कभी दुनिया में बहुत ही अधिक चर्चा में रहने वाली ये कंपनी थी LG, और अब ये मोबाइल क्षेत्र से अपने कारोबार को समेट रही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी है ये। और एक बात और भी कि LG कभी दुनिया की तीसरे नंबर की बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी मोबाइल निर्माण में, लेकिन फिलहाल जो चीनी कंपनियां हैं वो लगभग पूरी दुनिया में अपना इतना अधिक जो क्षेत्र विस्तार कर चुकी हैं और बहुत ही कम कीमत पर वो चीज़ें उपलब्ध करवा रही हैं जिसका मुकाबला अब बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पा रही हैं। और यही वजह है कि LG ने अपना मोबाइल कारोबार समेटने का फैसला किया है। इसकी जगह अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल के पुर्जे बनेंगे और रोबोटिक्स इत्यादि संबंधित जो कल पुर्जे बनेंगे उसको जो है LG बनाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो नए CEC बनेंगे वो बनेंगे कौन? तो ये हैं सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी। और सुशील चंद्रा जो है वो स्थान लेंगे सुनील अरोड़ा का। 12 अप्रैल से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें कि सुशील चंद्रा भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाले हैं और सुशील चंद्रा जो हैं वो सुनील अरोड़ा जी की जगह पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं।
और आपको बता दें यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मतदाता दिवस जो होता है ये प्रतिवर्ष कब होता है। तो याद रखना, मतदाता दिवस वोटर्स डे ये प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 25 जनवरी को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी और जो पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे उनका नाम था सुकुमार सेन। निर्वाचन आयोग का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 15 में और अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो निर्वाचन आयोग है इसका जो उल्लेख है वो संविधान के 15वें भाग में अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ पर यह भी आप याद रखना कि 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत मतदान करने की जो आयु थी उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट, फर्स्ट फार्म बेस्ड सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। तो देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जयपुर की कोटपुतली तहसील में लगाया गया है और इससे किसानों को दिन में सोलर से पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। और ये भी याद रखना कि ये जो योजना है वो केंद्र सरकार की जो एक कुसुम नामक योजना थी, कुसुम, तो उस योजना के अंतर्गत इस योजना को स्टार्ट किया गया है, जिससे किसानों को 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इससे किसानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। तो पीएम कुसुम योजना को साल 2019 में स्टार्ट किया गया था और बजट 2020 में वित्त मंत्री ने इस योजना का जो विस्तार किया था। इस योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो कुसुम योजना जो है ये मुख्य रूप से सोलर पंप से जुड़ी हुई योजना है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन होगा कि अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, ये अभी हाल ही में मनाया गया, तो कब मनाया गया? सही जवाब इसका क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि 4 अप्रैल। तो प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 की थीम याद रख लेना, थीम रखी गई है परसेवरेंस, पार्टनरशिप एंड प्रोग्रेस। तो ये जरूर याद रखना, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 8 दिसंबर 2005 को हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता और खदान कार्य सहायता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। पहली बार इसे अप्रैल 2006 में 4 अप्रैल 2006 में मनाया गया था और यह दिन हर साल लैंड माइंस यानी कि बारूदी सुरंगों और उनके उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। माइन एक्शन में बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों को हटाने और खतरनाक क्षेत्रों को चिन्हित करने और बाड़ लगाने के प्रयासों की ये एक सीरीज है, यानी कि ये एक श्रृंखला है। और अगला क्वेश्चन होगा, इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से किसे नवाजा जाएगा? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, जसपाल सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप अनअकैडमी के बारे में जानते हैं तो अनअकैडमी के एजुकेटर, शिक्षक और कोच जसपाल सिंह, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन देने, उनकी प्रतिभा को सफल अंदाज में निखारने और संवारने के लिए जाना जाता है, उनको इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली है। उनके शिक्षक उनकी अभी तक प्रतिभाशाली और मेहनती स्टूडेंट के रूप में उन्हें याद रखते हैं। जसपाल सिंह को यह पुरस्कार उनकी शानदार प्रोफेशनल उपलब्धि और भारतीय शिक्षा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। उन्हें इस पुरस्कार से ऑनलाइन वर्चुअल समारोह में इंडियन अचीवर्स फोरम के कार्यकारी निदेशक हरीश चंद्र ने नवाजा है। आगे बढ़ते हैं। क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं आदिल जैनुल भाई। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दैट इज QCI के प्रमुख आदिल जैनुल भाई को सरकार के महत्वाकांक्षी मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 1 अप्रैल को एक आदेश जारी करके ये जानकारी दी है। नौकरशाही में व्यापक सुधार लाने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है।
मंत्रालय ने बताया कि रामास्वामी बालासुब्रमण्यम को आयोग का सदस्य यानी कि एचआर और प्रवीण परदेसी को सदस्य यानी कि प्रशासन नियुक्त किया गया है। आदेश के अनुसार बालासुब्रमण्यम स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट के संस्थापक हैं और परदेसी 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जो फिलहाल संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के तहत डिफीट एनसीडी गैर संचारी रोग के लिए वैश्विक कार्यक्रम के समन्वयक हैं। विश्व बैंक के निजी क्षेत्र के एक पूर्व वरिष्ठ विशेषज्ञ हेमांग जानी को आयोग का सचिव बनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल सितंबर में मिशन कर्मयोगी को स्वीकृति दी थी। इसे क्षमता निर्माण के उद्देश्य से शुरू किया गया सबसे बड़ा नौकरशाही सुधार पहल कहा जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का वह स्थान जहां 3 अप्रैल को नक्सलियों के कायराना हमले में 22 सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवान शहीद हो गए, तो ये स्थान था सुकमा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो सुरक्षा बलों में सीआरपीएफ, कोबरा का मतलब होता है कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, डीआरजी मतलब डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और एसटीएफ के जवान शामिल थे। तो ये घटना कब हुई? 3 अप्रैल को हुई, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस संस्था ने वर्ल्ड इन 2030 पब्लिक सर्वे रिपोर्ट को जारी किया है? तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस रिपोर्ट को जारी किया है यूनेस्को ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। यूनेस्को के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मुख्यालय इसका मिलेगा कहाँ पर? फ्रांस में। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को के अनुसार 167 देशों में कुल 1121 विश्व विरासत स्थल वर्तमान में हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टडी जीके के अंतर्गत। तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है वर्ल्ड इन 2030, तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक जलवायु परिवर्तन, हिंसा और संघर्ष, जैव विविधता की हानि, भेदभाव, असमानता, पानी और आवास और भोजन की कमी, ये मुख्य चिंताएं होंगी 2030 तक। आगे बढ़ते हैं और नेपाल में संपन्न साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है अनिया मिथुन। ऑप्शन बी। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी है फ्रेंड्स। तो आपको बता दें कि नटिका के अनिया मिथुन ने 31 मार्च को नेपाल में संपन्न हुए साउथ एशियन वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। 28 साल के युवा ने चैंपियनशिप में 70 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व किया है। वो भारतीय टीम में पहुंचने वाले दक्षिण भारत के पहले वुशु खिलाड़ी हैं। फिलहाल फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वित्त मंत्रालय ने 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को 6 अंकों का HSN कोड देने को कहा है। तो HSN कोड जो होता है ये किसके लिए स्टैंड करता है? तो ये होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। थोड़ा सा इसके बारे में हम विस्तार में बात करेंगे यहाँ पर। तो वित्त मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि 5 करोड़ रुपए से अधिक की वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायियों को अपने कर चालान पर 6 अंकों का HSN कोड देना होगा। 5 करोड़ रुपए से कम के वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायियों को 4 अंकों का HSN कोड देना होगा। पहले जो था ये 4 अंक और 2 अंक था। तो HSN कोड क्या है ये आप जान लीजिए। HSN का मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है। 1988 में विश्व सीमा शुल्क संगठन वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे अपनाया गया था। यह 6 अंकों का कोड है जो विभिन्न उत्पादों को वर्गीकृत करता है। भारत ने मुख्य रूप से सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए 1986 में WCO से पहले HSN कोडिंग प्रणाली को अपनाया था। HSN कोड GST और सीमा शुल्क दोनों पर लागू होता है। इसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता है। HSN कोड GST दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं क्योंकि वे माल के बारे में विवरण अपलोड करने की आवश्यकता को दूर करते हैं। इससे पहले पता चल जाता है कि जो माल है यानी कि जो सामान है, जो वस्तु है, जो गुड्स है, वो किस कैटेगरी में आएगा। तो 200 से अधिक देश HSN कोड का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आंकड़े इकट्ठा करने, व्यापार नीतियां बनाने और माल की निगरानी के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार HSN प्रणाली पूरी दुनिया में एक सामंजस्यपूर्ण व्यापार प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लागत को कम करने में भी मदद
करती है। तो फ्रेंड्स, HSN कोड में कुल 21 सेक्शन होते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में। प्रत्येक सेक्शन को 99 अध्यायों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक अध्याय को 1244 शीर्षकों में बांटा गया है। प्रत्येक शीर्षक को 5224 सब टाइटल्स उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है। भारत जो है वो मैक्सिमम 8 अंकों के HSN कोड का इस्तेमाल करता है। तो HSN कोड के पहले 2 अंक माल के अध्याय यानी कि चैप्टर को दर्शाते हैं। यह खाद्य वस्तुओं, गैर खाद्य वस्तुओं, खराब होने वाले सामान, ज्वलनशील सामान आदि हो सकता है। HSN कोड में अगले जो 2 अंक होंगे, पहले 2 अंक के बारे में आपको बता दिया। अब जो अगला 2 अंक होगा वो 2 अंक शीर्षकों यानी कि हेडिंग्स को दर्शाते हैं, या टमाटर, मछली, पेट्रोल आदि कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जो बाकी का बचा हुआ कोड होता है, ठीक है, तो ये सब हेडिंग को दर्शाता है। यह ठंडा, ताज़ा, सूखा इत्यादि को निर्देशित करता है। तो इस प्रकार से HSN कोड जो होता है वो व्यापार में काफ़ी अधिक सुविधा हमें प्रोवाइड करता है। तो 5 अप्रैल की जो क्विज थी वो क्विज ये थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन, 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में किसके लिए विख्यात है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी है। पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था 1896 में। तो वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है। जैसा कि आप जानते हैं, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है और 1937 तक भारत का यह राष्ट्रीय गान भी रहा था। उसके बाद यह राष्ट्रीय गीत के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ये है क्विज नंबर 7 आपके लिए। इसका उत्तर लिखिएगा आप लोग विस्तार में, और ये हैं आपके ऑप्शन। तो क्वेश्चन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन और इसकी व्याख्या दे दी गई है पहले से ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद। और अगर आपने अभी तक मार्च 2021 का जो करंट अफेयर की ई बुक जो कि अब यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दी गई है, अगर इसको आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो अब ये अवेलेबल है। इसको परचेज़ करना चाहते हैं आप तो मात्र 25 रुपये में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। लिंक इसका मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, बाई का ऑप्शन आएगा। बाई पर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप UPI से या फिर पेटीएम से, फ़ोनपे से, कैसे भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो ई बुक है लगभग 250 पेज की, ये आपके मोबाइल में ही आ जाएगी और इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल से अगर आपने अभी तक खुद को कनेक्ट नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत सी जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होती रहेगी। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में। आगे दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।